ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आईएसआई एमएसक्यू 2025 और ये रहेगा पार्ट 4। क्योंकि गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, पहले आप वो कवर कर लेना, फिर पार्ट 4 से स्टार्ट करना। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। गिवन है कि सपोज दैट अ कंज्यूमर हैज अ प्रीफरेंस रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ यूटिलिटी फंक्शन u इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस से आर डिफाइंड बाय दिस। तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई। इफ पी एक्स इक्वल टू पी वाई, अगर दोनों गुड के प्राइस इक्वल हो जाए देन उस कंडीशन में डिमांड फॉर x क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। सिमिलरली डिमांड फॉर गुड वाई क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। ये चीज आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, फाइन। तो गाइस अगर हम यूटिलिटी फंक्शन को यहाँ पे लिखे u इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ओके। और गाइस यहाँ पे दो गुड्स है और इसके जो प्राइसेस है वो आपको गिवन है पी एक्स और पी वाई। तो अगर मैं इसका बजट कंस्टेंट लिखूंगा गाइस तो ये क्या बन जाएगा, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल टू इनकम, ओके, इक्वल टू इनकम दैट इज एम। डन। और यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं है इनकम, लेट सपोज दिस इज डब्ल्यू और एम, कुछ भी मान सकते हो, बट दोनों प्राइसेस सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू एम। तो यहाँ से अगर हम पी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम बाय पी एक्स। डन। और गाइज ये आपको यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन है और ये आपका कंस्टेंट है, तो हम यहाँ से y का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं ना m बाय पी एक्स माइनस एक्स। अब ये वाला y यहाँ पे पुट कर देंगे, जस्ट पुट करो। तो u इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई। अब y की जगह में क्या लिखेंगे, ये वाला m बाई पी एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, जस्ट y के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे पुट कर दिए, तो आपको गाइज ये मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, इसको गाइज p लिख देते हैं, ठीक है, जस्ट पी एक्स इक्वल टू पी वाई, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी, इसको एज्यूम कर लो p। तो यहाँ पे लिख दिया p माइनस एक्स, ठीक है। गाइज टेक एलसीएम एंड सॉल्व दिस। तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे गाइज तो एंड सॉल्व इट, यू विल गेट u इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस एम बाई पी। ये आपको आ जाएगा, दैट इज योर फाइनल यूटिलिटी आफ्टर पुटिंग द कंस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ओके। बट गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका यूटिलिटी फंक्शन है वो डिपेंड है गुड एक्स पे, बट वो नेगेटिवली रिलेटेड है गाइज। ये तो पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव, बट ये विथ साइन नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक्स के क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो आपको जो यूटिलिटी मिलेगी वो आपका क्या होगा, यूटिलिटी कम होगा ना। तो एज ए रैशनल कंज्यूमर क्या आप गुड एक्स को कंज्यूम करोगे, बिल्कुल भी नहीं। तो अब सारा का सारा खर्च कहाँ पे होगा, गुड वाई पे, ठीक है, सारा का सारा खर्च होगा गुड वाई पे। तो अब जो है आप गुड एक्स को कंज्यूम नहीं करोगे, ओनली गुड वाई पे अब खर्च होगा, ठीक है, डन। तो वही चीज गाइज यहाँ पे की है, ठीक है, कंस्टेंट से y के वैल्यू को निकाल लिए, फिर यहाँ पुट कर दिए। अब हम यूटिलिटी को मीन्स जो गुड एक्स के साथ रिलेशन को चेक कर रहा है कि उसका रिलेशन नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो यहाँ से गाइस क्लियरली दिख गया कि ये नेगेटिवली रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी रैशनल कंज्यूमर है देन उस कंडीशन में गुड एक्स को कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो यूटिलिटी है वो नेगेटिवली रिलेटेड है। सिंपल। तो
अब जो है सारा का सारा गुड वाई पे खर्च होगा। तो वही चीज़ गाइज यहाँ पे आप खोज सकते हो कि द डिमांड फॉर गुड एक्स इज जीरो एंड द डिमांड फॉर गुड वाई इज पॉजिटिव। तो अब सारा का सारा जो भी डिमांड होगा उस मार्केट में अब वो गुड वाई के लिए होगा, गुड एक्स के लिए जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिवली रिलेटेड है विद यूटिलिटी के साथ। सिंपल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। कंसीडर एन एक्सचेंज इकोनॉमी विद टू कंज्यूमर, both consumer have the same preference सेम है, and endowment भी सेम है। if the preference are strictly convex then the economy has what? No Pareto efficient allocation, multiple competitive allocation, exactly two Pareto efficient allocation या फिर only competitive equilibrium allocation। ओके गाइस, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि जब आप एजवर्थ बॉक्स में दो कंज्यूमर का गाइस आप डायग्राम अगर बनाओगे तो ये भी क्या है, कॉन्वेक्स है, और वो और जो इंडिविजुअल टू है वो भी क्या है, कॉन्वेक्स है। तो गाइस इसका जो यूनिक पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा ना, एमआरएस, जहाँ पे दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। और यही वाला गाइस क्या होगा, मेरा परेटो एफिशिएंट पॉइंट होगा। तो किसी एक पॉइंट पे ही तो गाइस वो परेटो एफिशिएंट होगा। ओके बट यहाँ पे क्या गिवन है कि नो परेटो एफिशिएंट एलोकेशन नहीं गाइस। अगर वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है ओके देन उस कंडीशन में परेटो एफिशिएंट तो होगा, दैट्स श्योर। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही नहीं है। ओके अगर हम बात करें मल्टीपल कंपिटिटिव इक्विलिब्रियम एंड टू परेटो एफिशिएंट, अच्छा गाइस ये टू भी नहीं होगा ना, क्योंकि प्रीफरेंस सेम है, इंडाउमेंट भी सेम है। लेट सपोज एक पर्सन ए है और दूसरा पर्सन का नाम है बी, और दोनों का जो है प्रीफरेंस सेम है, इंडाउमेंट भी सेम है। अगर इसको 4 यूनिट है तो इसका भी 4 यूनिट है, इसका 5 यूनिट है तो इसका भी 5 यूनिट है, सेम सेम। तो इसका मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे रहेगा ना दोनों कंज्यूमर, ठीक है। तो एग्जैक्टली टू परेटो एफिशिएंट एलोकेशन तो गाइज ये भी नहीं होगा, ठीक है। और सेम प्रीफरेंस और एंडाउमेंट के कारण जो कंज्यूमर का कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन होगा गाइज वो भी ओनली वन होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है। तो किसी एक पॉइंट पे गाइज वो क्या होगा, परेटो ऑप्टिमल होगा, परेटो एफिशिएंट होगा, और उसी पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम निकालेंगे। तो ओनली वन पॉइंट इक्विलिब्रियम एलोकेशन होगा। तो आई विल गो विथ ऑप्शन डी, ओनली वन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन। गाइस आप खुद सोचो, दो कंज्यूमर हैं और सेम प्रीफरेंस है और एंडाउमेंट है। अगर मेरा एंडाउमेंट 5 है तो अदर कंज्यूमर उसका भी 5 है, 6 मेरा है तो उसका भी 6 है, मतलब सेम सेम। तो किसी एक पॉइंट पे ही तो गाइस हम लोग रहेंगे ना, एक पॉइंट पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है। तो किसी एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे रहेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एलोकेशन इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, ओनली वन ही तो होगा। सो ओनली वन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन, सिंपल। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर a standard solo style economy where the aggregate production function is given by y equal to root under capital K into n, where y, k and n are output, capital stock and size of the population worker respectively. Assume there is no technological progress where g equal to 0, no population growth n equal to 0. Let k bar and y bar be a steady state capital stock and output respectively. ये आपका स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक और आउटपुट है, दैट इज के बार एंड वाई बार। फर्दर द सेविंग रेट एंड पीरियोडिक डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय एस विच इज बिलोंग्स टू 0,1 एंड डेल्टा विच इज बिलोंग्स टू 0,1 रिस्पेक्टिवली। द स्टडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर एंड आउटपुट पर वर्कर आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय व्हाट। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ओके तो गाइस पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। y इक्वल टू कैपिटल K इंटू एन,
ये आपको गिवन है। गाइस एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप सोलो के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो दो चीज़ होता है, एक कैपिटल वाई और एक होता है स्मॉल वाई। कैपिटल वाई का मतलब है एग्रीगेट आउटपुट, कैपिटल के का मतलब है एग्रीगेट कैपिटल, बट स्मॉल वाई का मतलब है आउटपुट पर वर्कर, स्मॉल के का मतलब है कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, तो ये आपका जो है कैपिटल के टर्म में गिवन है। और गाइस अगर आपको कैपिटल वाई पता है तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे लेबर से, एन से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्मॉल वाई। सिमिलरली अगर कैपिटल के है, अगर उसको डिवाइड कर देंगे एन से तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल के। डन। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे एन से, जस्ट डिवाइड एन, तो कैपिटल वाई बाय एन क्या बन जाएगा, स्मॉल वाई इक्वल टू, अब गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर कैपिटल के बाय एन। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कैपिटल के बाय एन क्या होगा, स्मॉल के। इसका मतलब है कि ये आ जाएगा y इक्वल टू रूट स्मॉल के। डन, फाइन। और गाइज हमें g इक्वल टू 0 है, पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी 0 है, तो g इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है। ओके, और s इज अ सेविंग रेट और डेल्टा इज गिवन। तो सेविंग रेट कितना है, दैट इज स्मॉल s, एंड डेप्रिसिएशन रेट कितना है, दैट इज डेल्टा, और दोनों जो है बिलोंग्स टू 0,1। ओके, और गाइस हमें पता है ना कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन क्या होता है, दैट इज k डॉट इक्वल टू स्मॉल y इंटू स्मॉल वाई माइनस डेल्टा इंटू स्मॉल के, डेल्टा इंटू स्मॉल के। ओके, और गाइस एट द स्टडी स्टेट k डॉट क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इक्वल टू स्मॉल s इंटू वाई, और स्मॉल y का वैल्यू क्या है, रूट अंडर के, तो जस्ट पुट करो ना, रूट अंडर के माइनस डेल्टा इंटू स्मॉल के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस तो यहाँ से हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, एस इंटू रूट के इक्वल टू डेल्टा इंटू के। डन। तो यहाँ से गाइस टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर के इक्वल टू डेल्टा इंटू के स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आएगा स्मॉल के इक्वल टू एस बाय डेल्टा का स्क्वायर। डन, सिंपल। ओके, और गाइस स्मॉल वाई इक्वल टू क्या है, रूट अंडर स्मॉल के, वाई इक्वल टू रूट अंडर स्मॉल के। तो रूट अंडर स्मॉल के का वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज एस बाय डेल्टा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्मॉल s बाय डेल्टा। ठीक है, स्मॉल s बाय डेल्टा। तो गाइज वही चीज़ तो हमें निकालना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, स्टडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर। गाइज कैपिटल पर वर्कर कितना है, स्मॉल k का वैल्यू, दैट इज s बाय डेल्टा का स्क्वायर, मीन्स s स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर। तो आप देख सकते हो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर यहाँ पे है। और गाइज आउटपुट पर वर्कर कितना है, दैट इज एस बाय डेल्टा, दैट इज एस बाय डेल्टा। तो एस बाय डेल्टा गाइज यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे एस स्क्वायर है गाइज, नो दिस इज नॉट, सो करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल वाई है गाइज उसका वैल्यू है स्मॉल एस बाय डेल्टा, बट यहाँ पे आप ध्यान से देखो एस स्क्वायर है यहाँ पे डिवाइडेड बाय डेल्टा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है कि कंटिन्यू विद द सेम प्रॉब्लम। 23
Now assume that a delta equal to 0.1. At the steady state, consumption per worker and the saving rate that maximizes consumption per worker are given by respectively what? Okay. तो गाइज आपको सारे इंफॉर्मेशन पता है ना? y इक्वल टू कितना था? स्मॉल y इक्वल टू s बाय डेल्टा, s बाय डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज 0.1. तो ये आ जाएगा 0.1. और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? कंजम्पशन निकालना है. तो गाइस कंजम्पशन क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग. हाँ, इनकम माइनस सेविंग, दैट इज योर कंजम्पशन. फाइन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस एस इंटू वाई. वाई कॉमन आ जाएगा. अब वाई का वैल्यू आपको मालूम है तो जस्ट पुट करो यहाँ पे, जस्ट पुट करो. तो ये बन जाएगा s बाय डेल्टा. सो दैट इज योर कंजम्पशन. 1 माइनस एस इंटू एस डिवाइडेड बाय डेल्टा. 1 माइनस एस इंटू एस डिवाइडेड बाय डेल्टा. और गाइस हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज कंजम्पशन पर वर्कर का वैल्यू भी निकालना है. ठीक है, किसका वैल्यू कितना होगा? फाइन. तो गाइस आपको कंजम्पशन फंक्शन पता है, दैट इज गाइस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? s माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा. और गाइस किसी भी चीज़ को अगर आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा. सो जस्ट डू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2s डिवाइडेड बाय डेल्टा इक्वल टू 0. दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. तो यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2 मतलब 0.5. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सिंपल. ओके. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है कि सपोज इन द इकोनॉमी द लेबर मार्केट वेज सेटिंग इक्वेशन इज गिवन बाय दिस. W इक्वल टू P इंटू 1 माइनस U, where W represent the nominal wage, U represent the unemployment rate, and P is the price label. Suppose the production function is given by Y equal to N. ठीक है, जितना लेबर उतना आउटपुट, where Y is output and is a total labor force employed. Assume that the markup over the marginal cost is 20% and the size of a total labor force is 60. The natural rate of unemployment UN and the natural लेवल ऑफ आउटपुट y1 रिस्पेक्टिवली आर गिवन बाय व्हाट. और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 16.66 या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी. फाइन. तो गाइस पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं, दैट इज W इक्वल टू P इंटू 1 माइनस U. ये हमें गिवन है, दैट इज आवर वेज सेटिंग इक्वेशन. और जो प्राइस है उसका जो मार्कअप है दैट इज 20%. Markup is 20%. Markup is 20%. Then okay. और गाइज हमें ये चीज पता है ना, प्राइस सेटिंग इक्वेशन ये आपका वेज सेटिंग इक्वेशन है. और प्राइस सेटिंग इक्वेशन हमें पता है, प्राइस सेटिंग इक्वेशन गाइस, प्राइस सेटिंग इक्वेशन क्या होता है? P इक्वल टू 1 प्लस म्यू इंटू डब्ल्यू बाय एम पी एल. ठीक है, W बाय एम पी एल. और दैट इज म्यू, दैट इज अवर मार्कअप. और ये आपको गिवन है 20%. 20% का मतलब 0.2. तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.2, दैट इज 1.2 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम पी एल. तो गाइस हमें y गिवन है इक्वल टू n. तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू n तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू प्राइस. ठीक है. तो गाइज यहाँ से P इक्वल टू कितना आ गया? 1.2 इंटू डब्ल्यू. 1.2 इंटू डब्ल्यू, दैट इज फ्रॉम आवर प्राइस सेटिंग इक्वेशन. डन. ओके.
अब गाइस इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, सो दैट इज P बाय डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1.2, या फिर W बाई पी को क्या लिख सकते हैं, W बाई पी को 1/1.2। ठीक है, तो जस्ट गाइस पुट करो ना यहाँ पे वेस्ट सेटिंग इक्वेशन पे, तो W इक्वल टू वेस्ट सेटिंग क्या था, P इंटू 1 माइनस म्यू, नॉट म्यू दैट इज U अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, तो गाइज यहाँ से आ जाएगा W बाई पी इक्वल टू 1 माइनस यू। W बाई पी का वैल्यू आपको पता है दैट इज 1/1.2, 1/1.2 इक्वल टू 1 माइनस यू। गाइज इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको u का वैल्यू आ जाएगा। ओके, जस्ट सॉल्व दिस, तो यहाँ पे आपको u का गाइज वैल्यू आएगा दैट इज 1/6, मतलब 0.1667, और ये 1/6 के इक्वल होगा। U का मतलब गाइज कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। डन। बट गाइज हमें निकालना क्या है, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा UN, तो गाइज UN का वैल्यू कितना आया 0.166, तो 0.166 कहाँ पे है, अच्छा परसेंटेज के टर्म में गाइज हमें बताना है, तो इसका गाइज परसेंटेज क्या हो जाएगा 16.67 परसेंटेज के टर्म में, तो 16.67 गाइज यहाँ पे है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और गाइज आपको नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट भी निकालना है कि व्हाट इज द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, तो जस्ट फाइंड आउट द YN एज वेल। ठीक है, ओके गाइज हमें पता है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, लेबर फोर्स मीन्स L माइनस N डिवाइडेड बाय अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल वर्क फोर्स, सो दैट इज L। डन। ओके, और U का वैल्यू गाइज आपको पता है दैट इज 0.1667, तो 0.1667 इक्वल टू L, और L का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 60। पुट करो 60 माइनस N, अच्छा N का वैल्यू तो गाइज यहाँ पे नहीं है ना, N का ही तो वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ N। ओके, N डिवाइडेड बाय 60, तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो हमें N का वैल्यू मिल जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करोगे गाइज तो यहाँ से N का वैल्यू आ जाएगा 60.083, नॉट, जस्ट सॉल्व दिस। ओके, तो यहाँ से आपको N का वैल्यू आ जाएगा 50 अप्रॉक्स 50, और गाइज क्वेश्चन में गिवन है कि y इक्वल टू N की इक्वल है, तो N का वैल्यू मालूम है दैट इज 50, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, तो ऑप्शन ये 50। ओके गाइज कुछ भी नहीं किए, वेज सेटिंग इक्वेशन आपको गिवन था दैट इज दिस थिंग, और मार्कअप प्राइस है 20%, और मार्कअप प्राइस जब गिवन है गाइस तो ये आपका आएगा प्राइस सेटिंग इक्वेशन से, तो आपको मालूम है प्राइस सेटिंग इक्वेशन, तो जस्ट सारे वैल्यूज पुट किए तो हमें यहाँ पे W बाई पी का वैल्यू मालूम चल गया, तो यहाँ पुट कर दिए तो U का वैल्यू आ गया, तो डायरेक्ट तो गाइस ये तो आ गया U का वैल्यू। अब पूछा गया कि नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, तो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट के लिए गाइस हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला फॉर्मूला जो है ना उसको यूज़ किए, तो यहाँ से गाइस हमें N का वैल्यू आ गया, मतलब कितना एम्प्लॉयड है, और y इक्वल टू N के इक्वल है, तो गाइस हमें आउटपुट आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको निकालना था कि नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, तो दैट इज 50, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके ओके गाइस, थैंक यू। तो आज हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक। ओके ओके गाइस, थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना मत। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे, थैंक यू।